नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में अब तक हमने आपको राजधानी जयपुर के कई दिग्गज व अलग अलग गंभीर बीमारियों के डॉक्टर से व उन बीमारियों से रिलेटेड जानकारी दी, डॉक्टर से मिलवाया। आज हमारे साथ बच्चों की हार्ट सर्जरी की जानकारी देने के लिए खास मेहमान महात्मा गांधी के बच्चों की हार्ट सर्जरी एचओडी डॉक्टर सुनील कुमार कौशल है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बच्चों की हार्ट सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, सबसे सेंसिटिव मुद्दा है सर। ये सर कैसे ये शुरुआत होती है, कैसे बच्चों में हार्ट की डिजीज होती है? बच्चों की हार्ट डिजीज़ 16वें या 18वें हफ्ते में जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो पूरा हार्ट अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो हम उसको फीटल इको बोलते हैं। बच्चे का माँ के पेट में इको होना, उससे करके बीमारी को पकड़ा जा सकता है। तब बीमारी लगभग पूरी तरह इवॉल्व हो चुकी थी, हार्ट बन चुका होता है, तो जो जो डिफेक्ट उसमें दिखते हैं वो लगभग वही डिफेक्ट सामने आते हैं जब तक बच्चा बाहर आता है 37-38वें हफ्ते के अंदर। तो ये तो होगी शुरुआत। अब हमारे यहाँ करीब 7 से 8 बच्चे, हज़ार बच्चे पैदा होते हैं, तो 7 से 8 बच्चे हार्ट की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। तो अगर टोटल पॉपुलेशन का आंकड़ा लिया जाए, क्लब किया जाए, तो करीब 2.5 लाख बच्चे हर साल हार्ट की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। और ये कितनी भयावह स्थिति है इसका मैं आपको अंदाज़ा बताऊँ। इन 2.5 लाख में से करीब 30-40 हज़ार बच्चों का इलाज हो पाता है, इतनी हमारे पास सेंटर सुविधाएँ वगैरह है। और बाकी जो 2-2.25 लाख 2 लाख बच्चे रह जाते हैं, उनमें से करीब 30-40-50 हज़ार को इमीडिएट एक विद इन 1 मंथ कुछ इलाज चाहिए, नहीं तो वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो वो भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से करीब 1.5-2 लाख बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, या जो बच जाते हैं वो पिछले साल का जो बैकलॉग बचा हुआ है वो उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे होते जा रहे हैं हर साल। डॉक्टर साहब, हार्ट सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, कैसे किस एज में बच्चों को ये हार्ट डिजीज होती है? जन्म से पहले होती है या जन्मजात होती है, जन्म के बाद होती है? कहाँ से इस बीमारी की शुरुआत होती है? किस उम्र में आके, किस एज में आके आप बच्चों की हार्ट सर्जरी कर पाते हैं? हाँ, तो ये कुछ ज़्यादातर बच्चे हार्ट की बर्थ डिफेक्ट के साथ ही पैदा होते हैं। जो हमने कुछ पकड़ लिया फीटल इको में, जो नहीं पकड़ पाया, या पहले फीटल इको नहीं हो पाया माँ के पेट में बच्चे का, जो बाहर आ गया, तो या तो उस स्टेज में ज़्यादातर बच्चे 80-90% बच्चे पहले ही पकड़ में आ जाते हैं। 5-10% बीमारियाँ ऐसे होती हैं जो आपने सुना होगा, रूमेटिक फीवर हो गया, बच्चों के हार्ट के इन्फेक्शन हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया, है ना। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बाद में भी बच्चों को हो सकती हैं। बच्चों का हाइपरटेंशन हो गया, बच्चों को भी हाइपरटेंशन हो जाता है, बच्चों के भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। तो वो 10-15% बीमारियों की कैटेगरी में आता है जो कि मेडिकली ट्रीट होती हैं। उसमें से जिनके वाल ज़्यादा ख़राब हो गए उनका सर्जरी भी होता है, पर ज़्यादातर वो बीमारियाँ मेडिकली ट्रीटेबल होती हैं। ये जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं, इसमें मेजरली को इंटरवेंशन करना पड़ता है। वो या सर्जिकल इंटरवेंशन करो या कार्डियोलॉजी में भेज के उनको बटन लगाना है या छतरी लगाना है। सर, जन्म से पहले भी बच्चों को बीमारियां हो जाती है, तो क्या उसकी भी आप जांच करते हैं? जब वो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जांच होती है, तो क्या उसमें पकड़ में आता है कि बच्चे को हार्ट संबंधी डिजीज है? हाँ हाँ, उसमें भी अभी तो इसलिए हमारे हमारे ये लेटेस्ट प्रोटोकॉल आते जा रहे हैं कि 16 से 18 हफ्ते में का जब की प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम माँ के पेट में बच्चे का इको करो। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है, अगर पकड़ में आती है, अगर उसमें जैसे 100 में से 10 बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज तो लाइलाज नहीं कहना चाहिए, आज के लिए इलाज तो संभव है, बट फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, तो वो आप पेरेंट्स को काउंसल कर सकते हैं कि इन बच्चों को आप आगे कंटिन्यू प्रेगनेंसी करना है कि नहीं करना। बट 90% बीमारी में आप उनको काउंसल करते हैं कि इन बच्चों का बाहर आने दो इनको, है ना, फिर हम इनका ऑपरेशन करेंगे। 80-90% चांस है कि बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। तो पेरेंट्स पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। और हम आते ही बच्चे का बाहर आने के बाद कुछ बीमारियों का ऑपरेशन, जैसे मैंने बताया, 30-40 हज़ार बच्चों का आते ही कुछ बाहर आते ही कुछ करना पड़ता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक। तो हम उन कुछ घंटों से कुछ दिनों में ऑपरेशन हमने किए सफलतापूर्वक। तो कुछ कुछ का जो पहले 2 महीने में करने हैं उसको न्यूनेटल हार्ट सर्जरी बोलते हैं, है ना, जो हम पीछे यहाँ राजस्थान में 15 साल से यहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों को 6 महीने में ऑपरेशन चाहिए, वो भी करेंगे, जिसको साल 2 साल में चाहिए वो भी करेंगे, बट उनको फॉलोअप में रखते हैं। तो हर एज, बीमारी और एज के हिसाब से इलाज करते चले जाते हैं बच्चे का। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बताई कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं कि आप बच्चे को बाहर आने दीजिए, उसको जन्म लेने दीजिए, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, डिजीज है, तो हम उसके सर्जरी करके उसको ठीक करेंगे। क्या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि बच्चे का अगर पता है कि गंभीर बीमारी, तो उसका ऑपरेशन करवाने जैसी स्थिति पेरेंट्स आ जाते हैं? या किस
एज में बच्चे की जन्म से लेकर जब से वो अपना रूप लेना लगता है, अपना शरीर धारण करने लगता है, किस सिचुएशन में आके पता चलता है कि बच्चे को हार्ट की डिजीज? वो 16 हफ्ते में एक बार फीटल इको करते हैं, 18 हफ्ते में करते हैं, है ना। उनको वो उस स्टेज पे पकड़ सकते हैं, और जो मेडिकल लीगली 22-23 हफ्ते को क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो हम 22-23 हफ्ते से पहले पेरेंट्स को काउंसिल कर देते हैं कि ये जो कुछ बीमारियां, जैसे अगर बच्चों में 50 तरह की बीमारियां, तो 4-5 तरह की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। बाहर आने के बाद ऑपरेशन तो करेंगे, पर मल्टीपल सर्जरीज होंगी, फाइनेंस के इशू होंगे, फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। तो उन 40 बीमारियों में से 5-7 बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि अब आप चाहो तो कंटिन्यू ना ही करो, ठीक है ना, ऑफिशियली लीगली। और लेकिन बाकी जो 40 में से 35 बीमारियां, उनका ऐसा इलाज संभव है कि बच्चा 90% चांस है कि नॉर्मल जिंदगी जिएगा। हम इनकरेज करते हैं कि उन बीमारियों के लिए कंटिन्यू कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका तो लंबा करियर हो गया इस फील्ड में, लंबा टाइम आपको हो गया, सालों हो गए, आपने देश विदेश में भी अपनी सेवाएं दी। इस तरह के केस भी आते हैं कि आपने पहले बच्चे को आपने काउंसलिंग करके पेरेंट्स को समझाया कि ठीक है गंभीर बीमारी है, इसको कंटिन्यू ना करें, तो क्या दूसरे बच्चे की भी इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है? यस, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कि पहले बच्चे का जैसे रिस्क आपने समझें कि 99.89 ये 9% नहीं था होने का, लेकिन उसको हुआ। तो लेकिन दूसरे बच्चे का चांस है कि 99.8% चांस है कि उसको भी नहीं होगा, लेकिन 0.1 या 0.2% पहले वाले से ज़्यादा हो गया। तो अब आप कहने के लिए ऐसा कह सकते हो कि डबल रिस्क हो गया, पर 99.8% अभी भी नहीं है। तो हम इसलिए एडवाइस करते हैं कि कंटिन्यू विद सेकंड प्रेगनेंसी, डोंट वरी। ओके। तो अभी भी 99% चांस है कि अभी भी उसको नहीं होगा। 0.2% या परसेंटेज टर्म्स में पहले बच्चे की बजाय अभी भी परसेंटेज तो बड़ा है, लेकिन आप बड़े फिगर की तरफ देखो, 99.5% चांस है कि अभी भी नहीं होगा। तो मतलब रिस्क फैक्टर देखा जाए तो बहुत कम है। अच्छा, इस तरह के रिस्क में, बच्चों के रिस्क में कोई प्रेगनेंसी के दौरान मदर को भी कोई रिस्क हो सकता है? मदर को रिस्क नहीं होता। मदर को तो वो पहले जो आम प्रेगनेंसी वाला रिस्क है वो वही होता है, मदर को इसमें रिस्क नहीं होता। बच्चे को ही होता है कि जो ड्यूरिंग डिलीवरी, वो अगर उसको नीलेपन की बीमारी होने वाली है बाहर आने पे, तो उसका ऑक्सीजन लेवल उस टाइम क्राइसिस जब फेज में डिलीवर हो रहा होगा तब वो क्राइसिस में जा सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों को जो हमें पहले डायग्नोस कर लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है तो पब्लिक के लिए, तो जिसको हम पहले डायग्नोस कर लिया 16वें 18वें हफ्ते में 22 हफ्ते, तो अब उनको कहते हैं कि भैया तुम डिलीवरी स्पेशलाइज हॉस्पिटल में कराओ जहाँ पे ये वाली सुविधाएं मिले आपको, कि यहीं हमें सर्जरी मिलेगी, यहीं बच्चों के हार्ट का इको करने वाला बंदा भी मिलेगा, यहीं बच्चों का हार्ट सर्जरी करने वाला बंदा भी मिलेगा। तो तुम्हें भी टेंशन कम रहेगी, हमारे को भी टेंशन कम रहेगी। बाहर बच्चा आते ही फटाफट इको करेंगे, फटाफट उठ ही जाएंगे। मेरे हर सवाल पे डॉक्टर साहब आपका यही जवाब आएगा कि ये भी अच्छा सवाल है जनता के लिए, क्योंकि हमारा शो आम जनता के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, खुद बीमारियों से बचें, अपने परिवार को बीमारियों से बचें, उसको लेकर हम ये डिस्कशन करने बैठे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के हार्ट सर्जरी, वो भी उस एज में जो कि बहुत कम उम्र के, महीनों के, हफ्तों के जो बच्चे होते हैं उनकी हार्ट सर्जरी की। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लंबे समय से आप करते भी आ रहे हैं इस पे। आपने जांच की, पहचान की, अब आप एक रेशियो बता रहे हैं 2.5 लाख बच्चे इस तरह के होते हैं पूरे देश में एक साल में। तो इन बच्चों की जिन बच्चों की आप सर्जरी कर चुके होते हैं, उन बच्चों के सामान्य जीवन जीने के परसेंटाइल की बात करें तो कितना? 80-90% जैसे मैंने बताया, 80-90% बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। बस ये है कि उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। 1-2 साल में अपना इको करवाते रहें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से अपने सर्जन को दिखाते रहें, और ठीक रहे, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। 80-90% चांस, 10-20% को हो सकता है, बट ये बाकी अंगों की बजाय इनमें ज़िंदगी नॉर्मल रहती है, क्योंकि हमने करेक्ट कर दिया। सुराख था तो सुराख बंद कर दिया, पर्दा लग गया। नल की उल्टी जुड़ी हुई थी तो उसको सीधा कर दिया। तो वो जो उस पेरी ऑपरेटिव, जो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो रिस्क उठाया है ना, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल जो रिस्क उठाया, जो वो उठाया, उससे एक बार बच्चा निकल गया तो 90% चांस है कि वो बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। डॉक्टर साहब, आप राजस्थान में एक बहुत बड़ा, या ये कह सकते हैं कि हार्ट सर्जरी का, छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी का सबसे बड़ा यूनिट आप रन कर रहे हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक यूनिट चला रहे हैं छोटे बच्चों का। किस तरह की सिचुएशंस आप फेस करते हैं छोटे बच्चों के ऑपरेशन के दौरान? देखो, ये कई तरह की इश्यूज फेस करते हैं। सोशल होता है, इमोशनल होता है, और अपने क्योंकि पूर जीडीपी स्टेट है ना, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम 45,000 है, ये 35 हज़ार है। दिल्ली वालों की 3.5 से 4.5 लाख है पर कैपिटा इनकम। न्यूयॉर्क की 45 लाख है।
तो पर कैपिटा इनकम में फ़र्क देखो आप, हमारी जीडीपी कितनी पुअर है, हाँ बीमारी स्टेट्स में अभी तक हैं। तो ये मेजर इश्यूज होता है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल अरेंज करना, फिर एक ऑलरेडी पुअर और कम लिटरेट पेरेंट्स को काउंसिल करना, और तीसरा ये जो कि अभी तक, पहले मैं यहाँ 15 साल पहले आया तो ये इशू मेरे को गांव में ज़्यादा, गांव से आए बच्चों ज़्यादा फेस करना पड़ता था कि डॉक्टर साहब 4 बच्चा है, देख लो ज़्यादा टेढ़ो काम है तो दूजो कर लूँगा, बच्चा दूजो कर लूँगा। तो वो उस तरह फिर आपको बच्चे की भी चिंता है, पेरेंट्स की भी चिंता है, बोले इतना पैसे नहीं है, इसके बजाय दूसरा बच्चा कर लो। तो वो वाला जो एक एटीट्यूड है उसको भी काउंसिल करना कि नहीं इसकी भी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ये भी दुनिया में आया है, इसको भी जीने का हक है, तो वो भी उनको काउंसिल करना है, उनके लिए फाइनेंसेस भी अरेंज करने हैं। और फिर आपको एक ऐसे सेटअप मिलना चाहिए जैसे महात्मा गांधी में मिला, या पहले दूसरे सेंटर पे था, तो जो आपको पूरी सुविधाएं हो कि जो आप उनसे कमिटमेंट कर रहे हो उस कमिटमेंट तक पेरेंट्स को और बच्चे को लेके जाना है। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी बोल चुका कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। सेंसिटिव ये इसलिए भी हो जाता है कि जब पहली बार बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, उन्हें ये समझ नहीं होती कि जो बच्चा जन्म ले रहा है या ले चुका उसको इतनी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। कैसे समझे माँ बाप की जो बॉर्न बेबी है उसे कोई हार्ट संबंधी गंभीर डिजीज हो सकती है? सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें तो उनको देखो 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो जो नीलापन है वो तो देखते ही सबको समझ में आ जाएगा कि हम तो गुलाबी हैं, है ना, और ये बच्चा हमारा नीला सा है, इसके पाँव के तलवे नीले हैं, ये नीला है इसका, इसकी उंगलियां, ये पोर नीले हैं, तो उनको दिखने लग जाएगा कि होठ गुलाबी नहीं है, होठ नीले हैं, तो समझ में आएगा बच्चा हमारा नीला है। तो ये तो हो गया एक तरह का एक ग्रुप जो नीले वाले बीमारी वाला ग्रुप है। एक दूसरा होता है कि जो बिना नीले वाले हैं, पिंक बेबीज हैं, लेकिन उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम, उनकी सांस धोखने की तरह चलेगी, माँ कहेगी पसली चलती है ना, ये दूध मेरा छोड़ देता है ना, इरिटेटेड रहता है क्योंकि पेट नहीं भरता, क्योंकि दूध पीने की चुगने की कोशिश करता है तो थक जाता है, वो दूध छोड़ देता है क्योंकि वो हार्ट और फेफड़े उसके कंजस्टेड पड़े हैं बीमारी की वजह से, तो दूध छोड़ेगा तो वो भी इरिटेट होगा, वज़न भी नहीं बढ़ेगा, और फिर बार बार लंग में कंजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि निमोनिया बनने के चांसेस हैं। फिर कुछ पेरेंट्स ये बार बार तकलीफ लेके आते हैं कि इसको बार बार खांसी जुकाम होता है, बाकी बच्चों को तो इतना नहीं होता है, तो फिर पीडियाट्रिशियन कहता है कि इसको इको कराओ, बार बार हो रहा है ज़रूर इसको, वो ना नीलापन वाली बीमारी हो सकती है। तो 2 मेजर बीमारियाँ होती हैं, एक तो नीलेपन वाली, एक बगैर नीलेपन वाली। तो नीलेपन वाली तो सबको भी समझ में आ गया कि नीला बच्चा है, चलो हार्ट का इको करो। जो बगैर नीलेपन वाली उसको पकड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिएगा हमारा खास प्रोग्राम। जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार कौशल से बच्चों की हार्ट सर्जरी को लेकर। डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम डिस्कशन कर रहे थे बच्चों के हार्ट सर्जरी को लेकर। आप कई सारे केस अब तक देख चुके, कई देशों में आपने काम किया। डॉक्टर साहब ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह के केस आपके पास आते होंगे मोस्ट ऑफ, जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे के हार्ट में सुराख है और वो धीरे धीरे कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? वो ये भी एक ना एक मिथ है, जैसे है ना, भ्रांति बहुत बड़ी। हम इसको काफ़ी सालों से फेस कर रहे हैं, अब कम हो गया
तो ये मेरे को ये भी कोई एक बात बताने की है कि 15 साल में मैंने क्या बदलाव देखे पिछले यहाँ पे, उनमें से एक ये भी बदलाव है कि पहले बहुत सारे पेशेंट्स, सब कुछ अभी बता दूँ तो कुछ बच्चे, जैसे पहले बड़े बच्चे बहुत आते थे, है ना, तो अब वो क्या कर, जैसे ऑपरेशन कर, क्योंकि यहाँ कभी भी नहीं होते थे, तो वो अब इतने 15 सालों में वो कर कर करके वो बड़े बच्चे अब वो कम हो गए, वो वाली प्रॉब्लम दूर हो गई, है ना। अब छोटे बच्चे, जो मैंने आपको 30-35 बच्चे बताए, वो सिर्फ छोटे बच्चों के बता रहा हूँ, उसमें बड़े बच्चे वगैरह वो ऐड और करके नंबर और भी बढ़ सकता है। तो छोटे बच्चे जो 2011 में आया, तो साल भर में एक ऑपरेशन किया था 1 महीने से छोटे बच्चे का, है ना। अब वो हम साल भर के अंदर 125-150 बच्चे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ का कर लेते हैं। आप जो बता रहे हैं गांव वाले जो पेशेंट्स आते हैं, उनमें भी अब ये धीरे धीरे कि क्योंकि वो भी सोशली अवेयर हो गए कि ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, उनमें भी कुछ उनका बड़ा भाई चाचा मामा पढ़े लिखे हो गए, वो भी समझने लगे कि इसके बच्चे, हमारी आपके बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, ये नीला है, तो इसका कुछ जाके शहर में जाके करवाओ। फाइनेंस का प्रॉब्लम भी पहले से बेहतर हो गया, है ना, फाइनेंस का कंडीशन भी पहले से बेहतर हो गया, बट अभी भी है। तो ये 2-4 मेजर इश्यूज़ हैं कि सोशल अवेयरनेस पहले से तो बढ़ी है, ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक हम इतने पहले छोटे बच्चों के नहीं होते थे तो ये बीमारी अभी पैदा हुई, या आजकल ये क्या होने लग गया, बच्चों की 8 बीमारी सर्जरी होने लगी, ऐसा नहीं, वो पहले भी थे, वो बच्चे बचते ही नहीं थे। पेरिफेरल सेंटर से जयपुर जैसी जगह में सेंटर प्लेस पे पहुंचते ही नहीं थे, पहुंचे भी तो यहाँ ये वाली सुविधा नहीं थी, तो बच्चे मर खप जाते थे, है ना। अब ये क्या कि इनका होने लगा, सोशल अवेयरनेस बढ़ी, गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे सुविधा बढ़ी, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जो इस तरह का सेटअप को अफोर्ड करना, तो ये हमारे जैसे सेटअप को अफोर्ड करना भी एक हॉस्पिटल के लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत क्योंकि आप देखो, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट के सेटअप्स में इतने छोटे बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं है, पैसा है पर वो सब चीज पूरा सेटअप चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये सेटअप प्रॉफिट मेकिंग सेटअप्स यूजुअली नहीं होता, हाँ, छोटे बच्चों की सर्जरी करना यूजुअली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। तो ऑलरेडी जो कोई भी कॉर्पोरेट या इस तरह के बात शुरू कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक सेवा का काम ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ, है ना, ये सब कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में ये वाली सुविधा भी है, तो ये भी एक अवेयरनेस आई है, कॉर्पोरेट में आई है, और कॉर्पोरेट में भी एक बड़ी अवेयरनेस आई है कि नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। हाँ, करना है, जैसे हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर में थे वहाँ भी उन्होंने इतने साल तक किया, अब जैसे यहाँ भी है, तो क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे भी मैं नज़र रखता हूँ, मैं इसमें भी हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि फाइनेंसिस पे भी नज़र रखना होता है, ना सिर्फ फाइनेंसिस अरेंज करना होता है बल्कि आपके यूनिट के फाइनेंसिस पे भी नज़र रखना होता है। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की आप बात कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन आज भी ये कह सकते हैं कि कम है, या काफ़ी हद तक एजुकेटेड हो गए लोग, एजुकेशन का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में भी आज के समय में खूब हो गया, लेकिन क्या बीमारियों को लेकर अवेयरनेस बढ़े हैं? क्या आज भी आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं कि साहब इसके हार्ट में छेद था बच्चे के, हमने डोरा करवा लिया, झाड़ा दिलवा लिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आज भी आपको देखने को मिलती है? तो क्या कहेंगे आप उन पेरेंट्स को? नहीं, उन पेरेंट्स को हम समझाते हैं, पहले से बहुत कम हो गई, जैसे मैंने बताया ना, जैसे बड़े बच्चे अब कम हो गए, वो टाइम पे सर्जरी होने लगी। अब जो कुछ एक हैं अभी भी लोग, वो भी धीरे धीरे भ्रांतियां हैं, वो बैठ के अक्रॉस द टेबल उनको काउंसिल करते हैं, वो उनके मन से ये पहले चीज़ ये निकालते हैं कि हमें शायद पैसे लगेंगे, अभी एक आपके सामने फ़ोन आया था मेरे को ना, तो उनको वो ये समझते हैं कि ये शायद हमें इसलिए काउंसिल कर रहे हैं कि इनको कोई कमाई होगी इसमें से, है ना, तो वो ऐसा नहीं, फिर हम समझाते हैं कि हमारे को इसमें से प्रॉफिट नहीं है, हाँ पैसे हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, पर ये पूरी एक जिसकी इसको पूरी ज़िंदगी मिल सकती है, अब थोड़े रिस्क, आपको सिर्फ रिस्क उठाना है ना, कुछ फाइनेंस आप लगाओ, मेजर हिस्सा हम लगाते हैं, मिलके इसको एक पूरी ज़िंदगी देते हैं, फिर वो समझ में आता है कि ये इनका प्रॉफिट नहीं कमा रहे, फिर अब ये चीज़ पहले नहीं थी, वो फिर भी उठा के ले जाते थे, दूसरा कर लूँगा, तो वो क्या अगर अब उनको धीरे धीरे समझ आने लगी कि थोड़ी सी लिटरेसी उनमें भी बढ़ी है। अब वो अगर वो माँ बाप ऐसे हैं तो लेकिन चाचा मामे भी उनको समझाते हैं, है ना, कल ही एक मेरे बच्चे को समझाया, तो माँ बाप समझ नहीं रहे थे, वो एकदम कहाँ, तो उन्होंने अपने चाचा से बात कराया, वो दोनों माँ बाप यंग थे, एक 22 की औरत लेडी थी, माँ थी, 25 का लड़का था, उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने अपने चाचा से बात कराया, उनको मैंने फ़ोन पे समझाया, वो काउंसिल हो गया कि हाँ आप मेरे को समझ में आ गई, मेरे पोते की बीमारी हो सकती है, इलाज अब हम करवाएंगे, तो आप इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बताई अभी कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हम भी करते हैं, जो पेशेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनका, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक रूप से कहीं ना कहीं सभी लोग जो है सुदृढ़ नहीं होते, तो उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जब बच्चे को हार्ट सर्जरी करवानी होती है, एक बड़ा फाइनेंस अमाउंट का फिगर माइंड में तो आता ही आता है,
इसको लेकर भी वो थोड़ा सा एजिटेट होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें कि अगर जब बच्चे को हार्ट सर्जरी करवानी है किसी बच्चे की, तो अप्रोक्स खर्चा और आप किस तरह मदद करते हैं उनकी? हम उनको देखते हैं कि देखो, अब कुछ तो इतनी उम्र होगी, असेस करते हैं कि ये जो कह रहा है वो कितना सही है, एग्जैक्ट है ना, इसके कितना तक अफोर्ड कर सकता है। ज़्यादा लोगों को क्या है कि पता चल जाए तो वो उसको वैसे भी करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम देखते हैं इसकी कितनी इच्छा है बच्चे का ऑपरेशन कराने की, उससे ये भी पता चलता है। वो ऐसा नहीं समझे कि ये पूरा ये दे रहा है या पूरा सरकार दे रही है तो करवा लो, और अगर जैसे ही मैंने बोला कि कोई स्कीम नहीं है या पहले वो नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो बच्चा उठा के ले जाएंगे। तो उसे पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में करवाना क्यों चाह रहे हैं। तो वो जैसे आपको लगे कि नहीं ये करवाना चाह रहा है पर ये जेन्युइनली इसके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना। सरकार से करते हैं, हमारे हॉस्पिटल हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट करता है। कई महीने में 5-10 बच्चों की वो मोर देन 50-70% मदद कर देता है। उसके अलावा कुछ फाउंडेशंस हैं जिनसे हमारी ऑलरेडी बात चल रही है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। हाँ, बिल्कुल। इंटरनेशनल फाउंडेशंस हैं वो कह रहे हैं कि हम आगे आके आपके जितने आप करते हो इससे डबल बच्चों की हम ऐसे ही करवाएंगे, उनको स्कूलिंग तक करवाएंगे, है ना, स्कूलिंग तक कराएं। पर अभी वो उनसे पेपर वर्क चल रहा है। इसके अलावा मेरे कुछ NRI फ्रेंड्स हैं, वो मदद कर रहे हैं, कुछ मेरे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो मदद कर रहे हैं, पुराने मेरे टीचर्स एसोसिएशन है, वो कुछ मदद कर रहे हैं। अभी मेजर हिस्सा है ना, वो हमारा हॉस्पिटल हमारे को हेल्प करता है। डॉक्टर साहब, पिछले 25-30 सालों से आप देश विदेश में ऑपरेशन कर रहे हैं, छोटे बच्चों की सर्जरी कर रहे हैं। कोई स्पेशल मोमेंट किसी बच्चे की आपने सर्जरी की हो, वो मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए रहा हो कि पूरी यूनिट का आपका कोई पिछले 30 साल में ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट रहा हो, क्रिटिकल केस रहा हो, जो जिस बच्चे की आपने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में जान बचाई हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जब हमें लगा कि जब मेरे को भी खुद को लगा कि अब नहीं हो सकता, बहुत मेहनत हो गया, तो मेरे साथ वालों ने मेरे को सपोर्ट दिया, है ना। और कई बार मेरे को ऐसा लगा कि बाकी सब हिम्मत छोड़ रहे हैं, हमें एक बार दोबारा OT चलते हैं, इसका एक ऑपरेशन और हो सकता है, इसकी जान बच सकती है। तो उस टाइम हमने तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार OT जाके निकाला, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अभी भी यहाँ पे भी जयपुर में हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे किए। जैसे एक बच्चा था कुछ दिन का, उसका ट्यूमर वाला ऑपरेशन था, माँ बाप तैयार नहीं थे, पैसे हमने उसके अरेंज किए। उसके हार्ट के दिल में ट्यूमर था, जो मैंने खुद में, मेरे टीचर्स ने भी देखा हुआ नहीं था उसको, है ना, वो वाला इस तरह का, इतनी कम उम्र में कुछ घंटों में हार्ट के अंदर ट्यूमर था। तो वो जो मैंने भी देखा हुआ था, किया हुआ नहीं था, तो उनको समझाया पेरेंट्स को, वो फिर उनको लगा कि इतने रेयर है, उन्होंने भी सुन लिया कि इतना रेयर है, हार्ट के अंदर ही ट्यूमर पड़ा इतना सारा, हार्ट में खून नहीं है, उसकी जगह ट्यूमर भरा हुआ है, तो वो हम नहीं निकाल सकते, हम तो जा रहे हैं जी, पैसे भी नहीं है। ऐसा हमने सब कुछ उनके लिए अरेंज किया। फिर फाइनली वो बच्चा ठीक हो गया, है ना। तो वो इस तरह के कई सारे मूवमेंट्स हर 2-4-6 महीने में हमारे को मिलते हैं। कभी फाइनेंशियली, कभी सर्जिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कभी फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि देखो ये ऑपरेशन सिंपल था लेकिन ये घर ले जाते तो बचता नहीं, है ना। ये लगता है कि सब कुछ पैसा लगा रहे हैं लेकिन बच्चे की जान खतरे में, पैसा खूब है इनके पास, लेकिन ये है कि हाई रिस्क ऑपरेशन है, तो वो अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है, आप एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर आप कई अलग अलग पार्ट आप निभा रहे हैं। कभी आप फाइनेंसर बनते हैं, कभी आप काउंसलर बनते हैं, कभी डॉक्टर बन के सर्जरी करते हैं, कई अलग अलग पार्ट आप निभा रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है उन बच्चों के लिए जिनकी आप जान बचा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों की आप जान बचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जागरूकता के लिए उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे, सिम्टम्स के लिए या फर्स्ट एड के लिए, कि अगर कोई दूर दराज से हैं, उसे जयपुर राजधानी में पहुंचने में समय लग रहा है, तो क्या प्राथमिक उपचार वो ऐसी सिचुएशन में दे सकते हैं? हाँ, देखो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर दूसरे-तीसरे महीने पेरिफेरी में जाते हैं, छोटे टाउन्स में, सिटीज़ में जाते हैं, और ये इस तरह की CMEs करते हैं, सिम्पोजियम्स करते हैं, अपनी फ्रेटर्निटी के साथ बैठते हैं। और कई बार हम हार्ट कैंप भी लगाते हैं, जो समाज के बड़े लोग हैं उनके अक्रॉस द टेबल क्वेश्चन आंसर उनके लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम जैसे बच्चे को नीलापन दिखे या बगैर नीलापन दिखे, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, जो तकलीफ़ें बताई, तो जल्दी से जल्दी वो पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, रेफरिंग पीडियाट्रिशियन के पास। और गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन को बोलते हैं कि तुम 16वें-18वें हफ्ते में आप लोग ये सजेस्ट करो फीटली को, और फिर उनको बच्चे को ऑपरेशन के बजाय उनको अच्छे रिजल्ट, सर्जिकल रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा उनको इनकरेज करो कि ऐसा हो सकता है। और पीडियाट्रिशियन को ये बोलते हैं कि तुम अपने जो शक की सुई है ना, वो बढ़ाओ, शक का लेवल बढ़ाओ, हर बच्चे में शक करो कि बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो उसको नहीं, अपना शक बढ़ाओ कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसका इको कराओ, इसका एक्सरे कराओ। तो जितनी शक की सुई बढ़ेगी, और फिर जब जितना जल्दी हो सकता है बच्चे को, सिक बच्चे को
जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट का रोल बहुत बड़ा है। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आप तो 15-20 साल से इधर इस एरिया में, तो वो क्या करते हैं कि हमने सारे लगभग पीडियाट्रिशियन से टच में, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, पहले कुछ साल फ़ोन आता था कि बच्चा नीला है, 1 दिन का है, क्या करूँ, तो यार ये दवाई शुरू करके गाड़ी में बैठा दे। तो वो क्या करते हैं, वो दवाई शुरू कर गाड़ी में बैठा दिया, यहाँ आते बच्चा बच गया, यहाँ ऑपरेशन हो गया। पहले वो उन हिस्सों में दवाई अवेलेबल नहीं होती थी, वो पर्टिकुलर दवाई, समझ गया। इवन सीकर, झुंझुनू, बीकानेर जैसी जगहों में वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती थी। आज की डेट में वो दवाइयाँ सब उपलब्ध होगी, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियंस फार्मेसी कंपनियों से डिमांड करने लगे कि मेरे को मेरे नर्सिंग होम में वो दवाई चाहिए, क्योंकि वो महंगी आती है, 10,000 की दवाई आती है। डॉक्टर साहब, रोकना चाहूँगा, समय समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इम्पोर्टेंट समय दिया हमारे खास प्रोग्राम के लिए। अगले प्रोग्राम में किसी खास डॉक्टर से, किसी खास शख्स से, किसी खास बीमारी को लेकर फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।